हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का ये हम लोग का 7th लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ये डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस प्रॉपर्टीज के आधार पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण या डिफरेंट चार्ज अरेंजमेंट के कारण फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखेंगे। और साथ साथ एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एक अलग इंसाइट देता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को समझने के लिए। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर इसको हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस को विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज भी कहते हैं। तो इससे एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग डिफाइन करते हैं द इमेजिनरी लाइंस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक इमेजिनरी लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है इन द स्पेस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज बॉडीज। स्पेस में जो इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये लाइंस एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करता है, आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको हम लोग इमेजिनरी लाइंस कह रहे हैं। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का भी इस्तेमाल किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक लाइंस में क्या रिलेशन है इसको यहां समझा जा सकता है। द रिलेशन बिटवीन फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और फील्ड लाइंस है दोनों में क्या रिलेशन है ये दो तरह से समझा जा सकता है। टू फोल्ड है, यहाँ 2 पॉइंट से कह सकते हैं हम लोग इसको समझ सकते हैं। पहला कह रहे हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट फील्ड और द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व्ड फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है, पर जो वेक्टर है उसको हमेशा हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। तो यहां हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही स्ट्रेट लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा। और अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड है, इस तरह से है, तो किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है दोनों में अंतर आप दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व भी हो सकता है, ऐसे घुमा हुआ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। जहां स्ट्रेट लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जहां कर्व्ड होगा उस कर्व्ड लाइन पे जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा रिलेशन इसमें क्या है, द फील्ड लाइंस आर ड्रॉन सो दैट द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया मेजर्ड इन प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आप लोग कह सकते हैं। अब ये कह रहा है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है पर यूनिट एरिया, जैसे यहाँ पे ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो हम लोग इस सभी फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर एक एरिया लेते हैं। तो यहां पे पर यूनिट एरिया जो डेंसिटी होगा लाइंस का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताएगा। और यहां पे अगर लाइंस बहुत क्लोज्ड होगा तो यहाँ फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहां लाइंस क्लोज्ड नहीं होगा वहां फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा। या इसको आप ऐसे यहां पे देख सकते हैं, इसको हम लोग यहां ड्रॉ कर लेते हैं कि इस तरह से मान लीजिए फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो ये है, मान लेते हैं फील्ड लाइंस है। तो आप इस जगह पे इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी पर यूनिट एरिया लीजिए और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया लीजिए। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे डेंसिटी जहां ज्यादा है वहां फील्ड वेक्टर ज्यादा होगा, और जहां डेंसिटी कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा।
तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस जहां पे डेंसर है या रेयरर है उसके आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करते हैं, और इलेक्ट्रिक वेक्टर्स में उसके लेंथ से हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस या बेसिक रिलेशन है कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक वेक्टर्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो दो बेसिक पॉइंट है वो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर कर्व्ड लाइन है तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां पे लाइंस डेंसर होगा, और जहां मैग्नीट्यूड कम है लाइन रेयरर होगा, यानी वहां डेंसिटी कम होगा। कुछ प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते समय आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कन्फाइंड बाय द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए करेंगे, और इसी दायरे में रहते हुए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। पहला कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता हुआ दिखेगा और नेगेटिव पॉइंट पे टर्मिनेट होता हुआ दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। यहां पे क्या है? इफ देयर इज ए, यहां पे देख लीजिए, थोड़ा सा ऐड कीजिए, इफ देयर इज ए सिंगल पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज हम लोग कह सकते हैं, दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। तब वैसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंफिनिटी से स्टार्ट होगा या इंफिनिटी पे एंड होगा। जैसे अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और एंड कहां होगा? इंफिनिटी पे। अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के नेगेटिव पे एंड होगा, यानी नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शुरू करना है और नेगेटिव पे जाके खत्म करना है। तो ये पहला चीज आपको याद रखना है, पहला रूल या पहला प्रॉपर्टीज याद रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड है इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। कह रहे हैं कि अगर चार्ज फ्री स्पेस है तो लाइंस जो है बिना ब्रेक के होगा। चार्ज फ्री स्पेस में लाइंस जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें कहीं कोई ब्रेक्स नहीं दिखाते हैं। कोई इंफिनिटी तक जा रहा है तो इंफिनिटी तक चला जाएगा, पर स्पेस में कहीं अगर चार्ज है, ठीक है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, यहां पे मान लेते हैं, तो प्लस से माइनस पे गया और फिर माइनस से इधर ब्रेक कर गया, इंफिनिटी से इधर माइनस की तरफ आ रहा है। तो बीच में ब्रेक कब मिलेगा? जब कोई चार्ज बॉडी होगा। अगर चार्ज बॉडी नहीं है तो लाइन तब तक चलते रहेगी जब तक रास्ते में उसको कोई दूसरा चार्ज बॉडी ना मिले, ठीक है। ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। इफ दे डिड, अगर वो ऐसा करता है, द फील्ड एट द पॉइंट्स विल नॉट हैव यूनिक डायरेक्शन विच इज एब्सर्ड। कह रहा है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटता है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिक डायरेक्शन नहीं हो सकता है, जो कि सही नहीं है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिक होता है, एक ही होता है। अगर वहां पे दो पॉइंट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है या इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है तो दोनों का जो नेट सम होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहां पे आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे पे को क्रॉस कर रहे हैं तो इसके पहले जैसे हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ दो टेंजेंट हो जाएगा, दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकता है, इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेगा। वहां पे या तो स्मूथली उसको मिला देते हैं या वहां पे रिपल्सन हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको करते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर का होता है कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप बनाए, ठीक है,
और यहां से आपको कोई पॉजिटिव चार्ज को इसी लाइन पे लेके चलने के लिए कहे, तो जैसे जैसे फोर्स आगे, चार्ज आगे बढ़ेगा, फोर्स उस पर हमेशा आगे के डायरेक्शन में होगा। और ये घूम के चार्ज पार्टिकल अगर इसी सेम पॉइंट पे पहुंच गया तो हमेशा इस पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। हमेशा जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो अराउंड द ट्रिप अगर नेट वर्क डन 0 नहीं है तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो राउंड द ट्रिप नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब ये क्लोज लूप ना हो, यानी कि ये जाके फिर वापस वहां ना मिले, ये कहीं और चला जाए, यहाँ कोई दूसरा लाइन मिले, तब दोनों लाइन पे चार्ज पार्टिकल को लेके जाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा। एक पॉजिटिव फोर्स देगा, एक नेगेटिव वर्क डन देगा और दूसरा पॉजिटिव वर्क डन देगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो नेट वर्क डन 0 होना चाहिए, यानी राउंड द ट्रिप नेट वर्क डन 0 तभी होगा जब इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। इसलिए ये फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। अगर क्लोज्ड लूप बना तो उस लूप पे जब चार्ज पार्टिकल को लेके घूमेंगे तो नेट वर्क डन मिलेगा, और नेट वर्क डन 0 नहीं होने पे उसको कंजर्वेटिव फिर हम लोग नहीं कह सकते। फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली फॉर अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस एंड एक्सपैंड लैटरली फॉर रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। अब जैसे ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो लाइंस जो है इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो वहां दो केस होगा, या तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा, तो जुड़ने का जो तरीका है वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, और अगर वो रिपेल करेगा तो एक्सपैंड लैटरली होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि दो लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, दोनों सेम नेचर के चार्ज के कारण है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो यहां आकर के ये क्रॉस ना करके, ये इधर मान लीजिए जा रहा है और इसका डायरेक्शन इधर है, क्रॉस ना करके यहां से ऐसे लैटरली रिपल्सन हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, अलग चला जाएगा। और अगर यहाँ पे दो अपोजिट नेचर का चार्ज है, उसके कारण फील्ड है, एक रिपल्सन का और दूसरा अट्रैक्शन का, तो ये दोनों क्रॉस करने की जगह पे दोनों क्या होगा, हेड टू हेड, दो लाइन ऐसे क्रॉस करने जो जा रहा है वो घूम करके ऐसे आपस में लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से लाइन को बनाते हैं। जहां भी ऐसी स्थिति आएगी कि दो लाइंस क्रॉस करने वाला है तो या तो उसको एक्सपैंड कर देंगे, रिपेल कर देंगे, या फिर दोनों को मिला देंगे। रिपल्सन जब कराना होगा तो दोनों में रिपल्सन कैसे होगा, इस तरह से लैटरली रिपेल करना है, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो कैसे मिलाना है, लॉन्गिट्यूडनली मिलाना है, यानी दोनों के हेड को आके मिला देना, दोनों इस तरह से जा रहा हो पर उसको घुमा करके सीधा मिला लेना है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आगे हम लोग कुछ लाइंस जब ड्रॉ करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये 5 बेसिक बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। दूसरा याद रखना है कि चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है वो कंटिन्यूअस होगा। थर्ड याद रखना है कि दो लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। जब भी ऐसा नौबत आएगा कि दो क्रॉस कर रहे तो वहां देखना होगा कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज है तो वो दोनों लाइंस को लॉन्गिट्यूडनली मिला देना है, और दो सिमिलर नेचर के चार्ज है यानी जहां रिपल्सन होना है वहां दोनों लाइंस को रिपेल कर देना है लैटरली, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को का कभी क्लोज लूप हम लोग नहीं बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसके साथ, ये थर्ड वाले के साथ, कि क्रॉस नहीं करता है तो उस स्थिति में क्या करना है। कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखना है साथ में, सम अदर नोटेबल पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करेंगे तो वो पहले जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी से डिराइव होकर के आया है, पर लाइंस ड्रॉ करते समय आपको बहुत टेक्निकलिटी में अंदर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इन पॉइंट्स को भी साथ में ध्यान में रखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज 0। किसी भी कंडक्टर, यहाँ पे मान लीजिए कोई कंडक्टर है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नहीं होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। किसी भी कंडक्टर पे
स्टैटिक चार्ज हो या उसके सराउंडिंग में स्टैटिक चार्ज हो, तो उसके कारण कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा 0 होता है, तो उसके अंदर लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। ये सिर्फ कंडक्टर पे लागू होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे लागू नहीं होता है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर कोई ऐसा सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस आएगा वो इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये जो सरफेस जहां पे ले रहे हैं उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि जब आप यहाँ पे सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो इससे ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो जैसा भी सरफेस होगा सॉलिड का, उस सरफेस से ठीक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करना है। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। जब इक्वली स्पेस्ड लाइंस होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं पे भी लाइंस की जो डेंसिटी है पर यूनिट एरिया, आप यहाँ पे जितना बड़ा एरिया लिए उतना ही बड़ा एरिया कहीं और ले लीजिए, सभी जगह नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया से जो पास करेंगे वो बराबर होगा, या लाइंस की जो डेंसिटी होगी वो बराबर होगा। तो ये उस बताता है कि जब इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा कि फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे बराबर होगा। ये एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड लाइंस कैसा होना चाहिए उसके सराउंडिंग में, जिसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कहने का मतलब है कि सिंगल पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, उसके सराउंडिंग में और कोई अगल बगल किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है या कोई चार्ज बॉडी नहीं है। पहला केस हम लोग देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहां पे आप देख सकते हैं, ये किसी भी पॉइंट पे आप पॉजिटिव चार्ज को रख लीजिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया बराबर नहीं है। जैसे जैसे हम लोग दूर चले जाएंगे वैसे वैसे लाइंस की डेंसिटी कम होते जा रही है। तो जो हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे दूर हम लोग जाते हैं पॉइंट चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटते जाती है, इसलिए लाइंस क्या हो जाएगा, रेयर होता जाएगा, और जैसे जैसे पास जाएंगे वैसे वैसे लाइंस डेंसर होता जाएगा। अच्छा, ये लाइंस जो ड्रॉ किया गया बहुत सिमेट्रिकल है। इसका एक कारण ये है कि आप चारों तरफ कहीं भी निकलेंगे तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो एक जैसा है, इसीलिए लाइंस सिमेट्रिकल है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फिगर है वो 2D में है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होगा कि पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है पूरे स्फेरिकल शेप में होगा, यानी चारों तरफ होगा। यहाँ पे हम लोग सब सारे डायरेक्शन में लाइंस को नहीं दिखा सकते हैं, हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस है तो उसी में दिखाया गया है। पर प्रैक्टिकली क्या होगा कि ये लाइंस जो है वो सभी डायरेक्शन में होगा, ऊपर भी होगा, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के अंदर भी होगा, हर तरफ ऐसे ही दिखेगा, पूरा स्फेरिकल शेप में आपको इस तरह से निकलता हुआ दिखेगा इलेक्ट्रिक लाइंस। तो जब कभी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आपको इस तरह से दिखाना है। अब देखिए, ये पहला वाला जो पॉइंट कहा जा रहा था कि पॉजिटिव से निकलेगा और टर्मिनेट होगा नेगेटिव पॉइंट पे, और अगर सराउंडिंग में नेगेटिव पॉइंट नहीं है तो ये टर्मिनेट होगा जाकर के इंफिनिटी पे। तो ये लाइंस आगे तक जा रही है, हमारे पास स्पेस जहां तक है उतना ही ड्रॉ करना है, पर यहाँ ऐसा नहीं कि ये लाइन ब्रेक हो गया है, ये लाइन इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा हम लोग देखते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं वैसे ही आपको नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करना है। पर यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे एंड होना चाहिए या वहां पे टर्मिनेट होता हुआ दिखना चाहिए। तो लाइंस बिल्कुल वैसा ही होगा, पर डायरेक्शन इस बार हम लोग उसका उल्टा कर देंगे। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इस ड्राइंग को अगर नोट करना चाहते हैं तो आसानी से नोट कर लीजिएगा।
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज के कारण फील्ड लाइंस कैसा होगा ये हमको देखना है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है Q, प्लस Q ले सकते हैं इसको, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग कह रहे हैं माइनस Q है। तो एक प्लस एक माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से लाइंस निकलेगा और माइनस चार्ज पे पहुंचेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस से जितने लाइंस निकल रहे थे वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ झुका हुआ है, सभी का कर्वेचर जो है वो नेगेटिव की तरफ लिया गया है और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। तो ये सारे लाइंस यहाँ से निकलेगा और ऊपर चलते हुए फिर आके नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रहा है। तो इस तरह से बनाना है। अब ये जो लाइंस है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को छोड़े, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, तो इसका मोशन कैसा होगा। इसका मोशन जो है वो इस लाइन पे नहीं होगा, जो कर्व लाइन है उस पे नहीं चलेगा। इस इंस्टेंट पे यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हो सकता है ये इधर मूव करना शुरू करे, पर जैसे ही आगे बढ़ेगा इस पे फोर्स का डायरेक्शन बदल गया है, तो फिर इसका मोशन कुछ और डायरेक्शन में होगा। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इसका मोशन होगा, डिपेंड करता है कि इनिशियली उसका जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है। तो इसका कोई पर्टिकुलर लाइन के अलोंग मोशन नहीं होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मोशन होगा। तो कभी भी ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को नहीं बताता है। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस ड्राइंग को आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। बनाते समय सिमेट्री का बहुत ध्यान रखेंगे, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे, दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव तक लाइंस आना चाहिए, दोनों तरफ लाइंस सिमेट्रिकल होना चाहिए। दो इक्वल चार्ज है तो दोनों से जो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस निकलते हुए और यहाँ एंटर करते हुए जो ले रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। अगर आप यहाँ से 10 लाइंस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 टर्मिनेट भी करना है। यहाँ 15 लाइन है तो यहाँ 15 लेना है, यहाँ 20 लेंगे तो 20 लेंगे। ऐसे नंबर ऑफ लाइंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप एकदम कम या एकदम बहुत ज्यादा लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जिसमें चीजें साफ साफ समझ में आ जाए उतना ही लाइंस ड्रॉ करना है। अगर दो इक्वल एंड सेम चार्जेस हो तो उसके लिए लाइंस कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों से लाइंस निकल रहा है। तो आपको बताए थे कि ये लाइंस ऐसे, अगर सामने कोई लाइन नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, और इसका जो लाइन है ये भी ऐसे सीधा चला जाता, ये ऐसे सीधे चला जाता। पर दोनों को मीट नहीं कराना, दोनों क्या होगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। रिपल्सन कैसा होना चाहिए, लैटरली होना चाहिए। यही थोड़ा पीछे आ जाइए, यहाँ पे भी जो लाइंस था वो दोनों कट करने वाला था, पर दोनों को काटे नहीं, दोनों को क्या किए, मिला दिए। दोनों को कैसे मिलाया गया, लॉन्गिट्यूडनली मिला दिया गया, दोनों को हेड मिला दिया गया। जहां रिपल्सन हुआ दोनों लैटरली रिपेल कर गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, रिपल्सन दिखा दिए। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो दोनों से जो नंबर ऑफ लाइंस निकल रहा है वो बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे आप चाहे तो एक डॉटेड लाइन हिंट के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये बीच का जो पॉइंट है वो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है। अब इसी में कई बार सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर नहीं हो, तब क्या करेंगे। मान लीजिए ये Q1 हो जाए और एक दूसरा जो है वो Q2 हो जाए, दोनों बराबर नहीं होगा। यहाँ केस लिया गया है कि Q1 और Q2 दोनों बराबर है। अगर बराबर नहीं होता है तो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है मान लेते हैं, तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो छोटा की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ये इधर शिफ्ट कर जाता है, और ये जो लाइन है उसको हम लोग साइड में ड्रॉ करते हैं, और फिर यहां से लाइन यहीं पे रिपेल करके दिखा देते हैं। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ क्या करते हैं हम लोग कि जो चार्ज छोटा है उससे कम नंबर ऑफ लाइंस निकालते हैं, और जो चार्ज बड़ा है उससे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा ड्रॉ करते हैं। इस तरह से दोनों में डिफरेंस दिखाना है। पर जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिया जाता है। इस ड्राइंग को भी आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग
चलते हैं, देखते हैं। टू अनइक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होगा तब लाइंस कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे दो चार्ज है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है। एक प्लस Q1 है और एक माइनस Q2 है। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 का वो बराबर नहीं है। Q2 जो है इसका अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ ले तो ये बड़ा है Q1 से, ये जो प्लस वाला Q1 है उससे बड़ा है। प्लस Q1 के मैग्नीट्यूड से Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जैसे आप मान लेते हैं कि ये 10 कूलम है तो ये 15 कूलम होगा, ऐसे कुछ डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी बताया जा सकता है, या जो रेशियो है दोनों चार्ज का बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है, कभी कभी इसमें सवाल ये भी पूछा जाता है कि Q2 और Q1 का जो रेशियो है वो क्या होगा। Q1 Q2 का रेशियो क्या होगा, उसके लिए क्या करना है आपको, ये नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने हैं आपको। यहां पे काउंट कीजिए 1, ये 1 है, 2, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ 16 लाइन है और यहाँ पे कितना लाइन इसमें टर्मिनेट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो एक पे लाइन हम लोग देख रहे हैं कितना है, एक जगह लाइन है 16 और दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है वहां पे 24 लाइन है। तो ये जो रेशियो होगा वो 16:24 होगा। ये हो गया 2/3। तो चार्ज जो है 2:3 के रेशियो में है। अगर एक 2 कूलम है तो दूसरा -3 कूलम होगा, अगर एक 4 कूलम होगा तो दूसरा -6 होगा। इसी रेशियो में दोनों होना चाहिए। तो इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके हम लोग रेशियो भी बता सकते हैं। अब देखिए जो छोटा वाला चार्ज उस पे सब लाइंस जो है कम लेना है, तो दूर दूर होगा और यहाँ सब पास पास होगा। तो ये जो ड्राइंग है वो हार्ट शेप का या पान के पत्ते के शेप का होगा। उसमें आपको ध्यान रखना है जो छोटा वाला है उस तरफ इधर आपको ऐसा शेप रखना है। अगर ये पॉजिटिव वाला चार्ज बड़ा होता है तो लाइंस इधर से निकल करके ऐसे यहाँ ऐसे टर्मिनेट करता है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसे ही लेते, प्लस से ऐसे निकलता और ऐसे लेते। तो ऐसा जब शेप इधर जिधर भी इस तरह का शेप बनाते हैं, ठीक है, वहां नंबर ऑफ लाइंस अपने आप कम हो जाएगा, आप देखेंगे। तो ये लाइंस दोनों तरफ से बनाया जा सकता था, डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसके हिसाब से आपको लाइन ड्रॉ करना है। कभी कभी हो सकता है कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो बड़ा है मैग्नीट्यूड में और नेगेटिव चार्ज छोटा है, तो इस तरह से लाइन उल्टा कर देना होगा सब कुछ आपको। और सिमेट्री का खूब ध्यान रखना, जैसा आप ऊपर बनाएंगे वैसे ही आप नीचे भी बनाएंगे। और नंबर ऑफ लाइंस का जो रेशियो है चार्ज के रेशियो में होना चाहिए। ये दो बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तभी इस लाइन को आसानी से बना सकते हैं। और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बता सकते हैं और मैग्नीट्यूड का जो वेरिएशन है वो भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो ये इस तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जा सकता है। आप इस ड्राइंग को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। इस यहाँ वीडियो पॉज करके आप इस ड्राइंग को अच्छे से बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सवाल बोर्ड में पूछा जा चुका है कि एक पॉइंट चार्ज है और उसके सामने कोई मेटल शीट है जो कि ग्राउंडेड है, उसके उन दोनों सेट के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाइए। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप एक चीज जानते हैं कि ये जो मेटल शीट है उस पे पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसके आसपास कोई भी मेटल अगर रखा गया हो तो उस पर वो चार्ज इंड्यूस कर सकता है। तो ये सामने में नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसका दूसरा एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है
पर दूसरा चार्ज एंड जो है वो ग्राउंडेड है, यहाँ से ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ पे आया, पर अर्थ इतना बड़ा है कि आप यहाँ पे इसको नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज नहीं कर सकते। उसमें इतना ज्यादा चार्ज की संख्या है, उसमें से कुछ चार्ज निकाल ले या कुछ उसको दे दे तो उसके चार्ज, नेट चार्ज पे बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं आता है, या उसका सरफेस इतना बड़ा है कि वो डिस्पर्स हो जाएगा, वहां चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप मेजर नहीं कर सकते। तो ग्राउंड जब भी करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत है वो ग्राउंड सप्लाई कर देगा। तो ग्राउंड यहाँ नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर दिया। तो अब कैसे दिखाना है, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। ये एक बात ध्यान में रखनी है। दूसरा बात ध्यान में क्या रखना है कि ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस आ रहा है वो हमेशा कैसे आना चाहिए, 90 डिग्री पे आना चाहिए। आप ये लाइन को ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं रह जाएगा। तो ये जो लाइन यहाँ से चल रही है उसको मोड़ देना है और यहां तक आते आते आपको क्या करना है, ये एंगल 90 डिग्री बना देना है। जितने भी लाइन यहाँ पे देखिए आ रहा है, ये सभी लाइंस क्या है, 90 डिग्री पे है। ये सभी लाइंस पे टैंजेंट जब आप खींचेंगे तो ये सरफेस के साथ 90 डिग्री पे है। तो जो मेटालिक सरफेस है उस सरफेस पे या उस सरफेस के नजदीक जितने भी लाइंस हम लोग लेते हैं सब सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इधर ग्राउंडेड है, आप देखेंगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो गया है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग भी कहते हैं। ये एरिया सील्ड हो चुका है, अब इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हमको डिस्कस करना है और डिटेल में कि किसी रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है तो हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ये बोर्ड में पहले सवाल पूछा जा चुका है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलते हुए दिखाना है और मेटल सरफेस पे ठीक परपेंडिकुलर लाइंस जाके मिलेगा और मेटल सरफेस के अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 हो जाता है, उधर फील्ड लाइंस नहीं लेना है। तो ये कुछ बेसिक बात ध्यान रखना है। अगर यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज ले लिया जाएगा तो सभी लाइंस का डायरेक्शन सिर्फ बदल जाएगा, सिमेट्री बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। दो कैपेसिटर प्लेट है, उसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा। यहाँ हम लोग कह रहे हैं विद सम आइडियल अजम्पशंस। कुछ आइडियल अजम्पशंस लिया गया है। अजम्पशंस क्या है कि ये दो प्लेट जो है वो काफी कम डिस्टेंस पे है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इसका साइज बहुत बड़ा है। ये साइज जैसे हम लोग इधर पूरा नहीं दिखाए हैं। अच्छा, ये फिगर जो है वो 2 डायमेंशनल है। ये प्लेट को आप ऊपर से नीचे से चारों तरफ से जितना बड़ा साइज का कंसीडर कर सकते हो उतना बड़ा है। दो पैरेलल प्लेट को एकदम पास रखेंगे तो बीच में जो लाइन है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा होगा, यानी इक्वली स्पेस्ड होगा। तो ये कुछ अजम्पशंस से हम लोग लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह का आपको यूनिफॉर्म लाइन मिला पैरेलल प्लेट के बीच। पैरेलल प्लेट पे पहले हम लोग चार्ज दिखा देते हैं। एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके बीच में प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाता हुआ लाइंस दिखाना है और इक्वली स्पेस्ड दिखाना है। पर कई बार सवाल ऐसा पूछा जाता है इसमें कि दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई मेटल बॉल रखती है, तब लाइंस कैसा होगा उसको ड्रॉ करके दिखा। इस पे भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो बीच में जब मेटल बॉल आ जाएगा तो आप जानते हैं कि यहाँ जो लाइन है वो मेटल सरफेस पे किसी भी एंगल पे नहीं जाता, वो 90 डिग्री पे टर्मिनेट होता है। तो लाइंस थोड़ा यहाँ के मुड़ जाएगा, कुछ इस तरह के लाइंस हो जाएंगे। क्या दिखाना है, यहाँ पे ये जो लाइन है वो आप देखेंगे सेंटर की तरफ जा रहा होगा और ये इस पे जो लाइंस पे जो टैंजेंट होगा वो नॉर्मली आएगा सरफेस पे। नॉर्मली कहने का मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरह से सभी लाइंस को मोड़ दिया गया है सरफेस पे आने पे। इधर का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो ये चार्ज मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो स्फेरिकल बॉल है या जो मेटालिक बॉल है इस पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये लाइंस इधर से आ रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूसरी तरफ ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ये चार्ज भी आप मेंशन कर दीजिएगा। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच
प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, यहाँ माइनस क्यू चार्ज। कैपेसिटर प्लेट के बीच जब कभी भी कोई मेटल बॉल रखते हैं तो वो मेटल बॉल किस शेप का ये ध्यान रखना होगा, उस शेप पे जो भी लाइंस वहां पे पहुंचेगा या वहां से निकल रहा होगा वो सभी लाइंस सरफेस से ठीक परपेंडिकुलर या सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना करके बाहर निकलेंगे। सरफेस से 90 डिग्री एंगल कैसे पता चलेगा, तो जहां से लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो उस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उस टेंजेंट से 90 डिग्री ले लीजिए, तो उसको हम लोग सरफेस से 90 डिग्री कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ड्राइंग को भी बना सकते हैं। आइए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। पहला केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियली द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, इनिशियली चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तब वैसे केस में उसका मोशन कैसा होगा। जैसे यहाँ पे कंसीडर कीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया गया है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। जैसे इसको छोड़ेंगे, इनिशियल स्पीड 0 है पर इसका एक्सेलरेशन होगा फोर्स के कारण, तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा और पार्टिकल उसी लाइन में मूव करने लगेगा, तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन होगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा होगा मोशन, इसको यहाँ दिखाया जा सकता है, इस तरह से ये अपने लाइन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर इसके जगह हम लोग पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज पे हम लोग जानते हैं फोर्स किधर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज के केस में ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन में होता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज की जगह जब नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्यों करने लगेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज को कोई चार्ज रिपेल कर रहा है तो उसी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो वो अट्रैक्ट होने लगेगा, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लिया जाता है। यानी नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इनिशियली इसको हम लोग रेस्ट में ले रहे हैं तो वेलोसिटी 0 है, जैसे छोड़ेंगे कुछ एक्सेलरेशन होगा उसके पास, जिसके कारण वेलोसिटी बढ़ने लगेगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में वो मूव भी करने लगेगा। तो यहाँ पे भी जो मोशन है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जहाँ कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ता हुआ रहेगा। अब इस पे काइनेमेटिक्स के सवाल बहुत सारा पूछा जा सकता है कि 2 सेकेंड बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, या 2 सेकेंड बाद स्पीड क्या होगा, कितना डिस्टेंस मूव कर गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कंडीशन क्या है, इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, ये लेना है, और क्या क्या दिया गया है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना लेना है, जो चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स बताता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास करेंगे, तो यहां से आपको ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा और इनिशियल स्पीड u जो है वो तो यहां से मिल ही रहा है। तो इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन ये मिल गया, तो आप किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बता सकते हैं u प्लस at से। ये u 0 है, 0 नहीं भी रहेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा तो आप v की वैल्यू भी रख सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस में थ्रो किया जाएगा तभी वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा और इस स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन अप्लाई करना है। उसके बाद आपसे अगर पोजीशन पूछे किसी टाइम पे तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां a के जगह पे ये वैल्यू पुट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ रहेगा, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज दिया रहेगा, उसका मास अगर दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसी तरह के चार्ज पार्टिकल लिए जाते हैं जिसका चार्ज और मास हम लोग को पहले से पता है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करके एक्सेलरेशन पता करेंगे और एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहां से जैसे चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करना शुरू कर देगा।
तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जहां पे चार्ज पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड है वो इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। मान लेते हैं यहां से ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाए हुए है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो फोर्स भी हमेशा नीचे लगेगा। फोर्स नीचे लगेगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। कितना होगा? F/m। F कैसे कैलकुलेट करना अभी डिस्कस किए थे, Q इंटू ई डिवाइडेड बाई m करके। तो इस तरह से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन हमेशा एक डायरेक्शन में लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जहां कहीं भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पार्टिकल नहीं थ्रो किया गया, उससे सर्टेन एंगल पे थ्रो किया गया है, तो मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जा सकता है इसमें। इसका मोशन कैसा होगा? देखिए, ये यूं ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता हुआ मूव करेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है। अब इसमें क्या करना होगा हम लोग को, जो इनिशियल स्पीड है, बैक आते हैं, ये जो इनिशियल स्पीड है उसका 2 कंपोनेंट लेना होगा। ऊपर हो जाएगा u sin थीटा और इस तरफ हो जाएगा u cos थीटा। और इसका जो पाथ है जिसपे ये मूव कर रहा है उस पर हम लोग दिखाएंगे कि x के डायरेक्शन में हमेशा स्पीड क्या होगा, u cos थीटा होगा, और जो वर्टिकल स्पीड है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा। तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें आपको रेंज पूछा जा सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है और वर्टिकल हाइट पूछा जा सकता है कि कितना ऊपर जाएगा। इस तरह के सवाल या इस कॉन्सेप्ट पे इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि पार्टिकल को यहीं से थ्रो किया गया है तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहीं से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और EX EY यहीं से बना लेंगे। तो जैसे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस डिस्कस किए थे उस तरह के सवाल भी इस पे पूछे जा सकते हैं। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सवाल हम लोग करते थे उसमें फोर्स नीचे की तरफ था, या आप कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में था। यहाँ पे भी फोर्स जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। G को A से रिप्लेस कर देना है और A यहाँ पे क्या है ये ध्यान रखना है, QE/m है। बस जो प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बस G के जगह पे हर जगह आपको A रखना है और A जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई मास के बराबर होगा। इतना ही सा डिफरेंस होगा। तो इस पे किसी भी तरह का सवाल आएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही था। इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आप जरूर बताएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।